हेलो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड न्यू टॉपिक देखेंगे, जिसमें यांत्रिकी मैकेनिक से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी, उन सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाला है। तो आइए उन सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखा जाए पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि कार्य होता क्या है। तो कार्य वह भौतिक राशि है जिसमें किसी पिंड पर, मान लेते हैं कोई पिंड ये हो गया, इस पिंड पर क्या होता है, बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं। दो आवश्यक तत्व क्या होते हैं? पिंड पर आरोपित बाह्य बल और पिंड का विस्थापन, इन दो बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं और इसलिए कार्य के समान ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 में है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अब देखिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष को समझने से पहले प्रकाश वर्ष हमें जानना होगा कि ये है क्या। तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए क्या यह दूरियों का मापन है, जिसमें प्रकाश वर्ष, उसके अलावा खगोलीय इकाई है, उसके अलावा पारसेक है। तो ये तीन जो इकाइयां हैं खगोलीय दूरियों को मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष है कि जो कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष के में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी यह भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से एक प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, पारसेक। तो आपको ध्यान में रखना, पारसेक मानना होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। और जो खगोलीय इकाई होता है यह भी दूरी मापने का इकाई है, जो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो माध्य दूरी होता है, यही खगोलीय इकाई कहलाता है, पृथ्वी और दूरी के माध्य की। तो ये भी ऑप्शंस में दे देगा, निम्नलिखित में से किन के द्वारा पृथ्वी एवं सूर्य के माध्य की दूरी निकाला जाता है, प्रकाश वर्ष हो जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा खगोलीय इकाई पारसेक। तो पारसेक ध्यान में रखना। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, तीसरा पारसेक। तो पारसेक क्या होता है, यह भी दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर रहा है कि बल का एसआई यूनिट क्या है। अब हम लोग बल के बारे में देखते हैं, बल के बारे में जानेंगे कि बल क्या है। तो बल क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में, उसकी आकृति में, उसकी स्थिति में, उसकी आकार में वो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसे क्या कहते हैं, बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। इसे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4 में करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए सूची 1 में कुछ राशियां हैं और इधर उसके कुछ मात्रक हैं। तो आइए उन सभी को देखते हैं। उच्च वेग है, तरंग दैर्घ्य है, दाब है, ऊर्जा है। अब देखिए वेग उच्च रहे या निम्न रहे, तो वेग के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। वेग क्या होता है? देखिए एक निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा वेग, तो चाल भी तो वही होता है, क्योंकि चाल में भी तो जो वेग होता है वही चाल होता है। लेकिन दोनों में अंतर है। वेग क्या है कि कोई निश्चित दिशा में होता है, लेकिन जो चाल होता है वह किसी भी दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होता है। जैसे वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल भी उसका 5 किलोमीटर। तो अंतर यही है कि जो वेग होता है एक निश्चित दिशा होता है, इसमें दिशा निश्चित होता है, लेकिन चाल में नहीं होता है। तो इसी के कारण आगे आपको देखने को मिलेगा चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो ध्यान में रखिएगा। तो वेग क्या होता है? किसी निर्देश तंत्र में उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर को ही उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग का जो मात्रक होता है वह क्या हो जाएगा, मैक है। उच्च वेग, तो उच्च वेग है, तो इसलिए मैक हो जाएगा। अगर सिर्फ वेग रहता तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोगों ने देखा। तो उच्च वेग है तो उच्च वेग के लिए मैक का उपयोग किया जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा मैक क्या है। तो मैक क्या है, यह एक मतलब उच्च वेग के लिए उपयोग किया जाता है, उसे मापने के लिए। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के बारे में थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या होता है, किसी भी माध्यम में, मान लेते हैं ये माध्यम हो गया, किसी भी माध्यम में माध्य के दोनों ओर एक कंपन को पूरा करने में, जैसे माध्य एक कंपन इधर एक कंपन, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य करते हैं। या अर्थात दूसरे भाषा में आप समझ सकते हैं, मान लेते ये नहीं समझ में आया तो क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया,
कोई भी साइन आकार की तरंग, ये साइन जैसे इस प्रकार के साइन हो गया, यह तरंग जहाँ से यह जितनी दूरी के बाद हुआ अपने आप को पुनरावृत्त करती है। तो यहाँ पर आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के बाद फिर यह पुनरावृत्त हो गया। तो इस तरह इन दोनों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है। आगे आपको देखने को मिलेगा आवृत्ति। तो वही होगा कि जब आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा। यानी बताइए आवृत्ति जो आगे देखेंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, जैसे 1 सेकंड में जितना जल्दी फास्ट ये क्या करेगा, कंपन करेगा, फास्ट ये गति करेगा। तो जैसे जैसे ये गति करेगा तो ये नज़दीक आता जाएगा ना, यह देखिए तो ही हो जाता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है कि दो यानी कंपन वह माध्यम जहाँ से कोई आकृति या कोई साइन अपने आप को पुनरावृत्त करती है तो उनके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या फिर आप ये भी देखे होंगे दो श्रृंगों, दो गर्तों के बीच की दूरी होते ही, जो ऊपर वाला होता है इसको श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है उसे एंगस्ट्रम से हम लोग मापते हैं। फिर उसके बाद दाब, आ जाइए दाब के बारे में देखते हैं। दाब क्या होता है, क्या होता है, जो दाब है किसी संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। मान लेते हैं कोई सतह यहाँ पर हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल के सतह पर जो लंबवत लगने वाला बल है उसको प्रणोद कहते हैं। और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल वही दाब कहलाता है। जो संपूर्ण क्षेत्रफल पर लग गया वह प्रणोद कहला गया, लेकिन जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत बल लगा वह दाब कहलाता है। तो दाब का जो इकाई होता है उसे पास्कल से हम लोग नापते हैं। ऊर्जा, अब ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए ऊर्जा, अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, कार्य। कार्य क्या देखा था कि वह भौतिक क्रिया है जो किसी पिंड पर लगकर क्या होता है, उसको मूल स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है। तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि किसी वस्तु, मशीन अथवा किसी अन्य जीव के द्वारा, इन तीनों में से कोई भी, या तो वस्तु हो या तो मशीन हो या कोई भी अन्य जीव हो, उसके द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए कार्य के समान ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल भाषा में अगर आप 9-10 में पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो वही हो गया, जो कार्य किया जाता है उसके द्वारा उस कार्य को करने में जो खपत होती है ऊर्जा की, क्योंकि विदाउट ऊर्जा का तो ना ही ईंधन चल पाएगा, ना ही मनुष्य चल पाएगा, ना ही जीव चल पाएगा। इसीलिए तो हम लोग भोजन करते हैं, ईंधन के रूप में पेट्रोल और ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उसका मात्रक हो जाएगा जूल, कार्य का भी मात्रक जूल। तो ध्यान में रखिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, ऑप्शंस में प्रश्न में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक चीज़ें जिन्हें आपको क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में भौतिक राशि है और सूची 2 में इकाई है। अब देखिए ऑप्शन में इधर भौतिक राशियाँ दूरी है, पदार्थ का मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा है, इधर मोल है, कूलम है, प्रकाश वर्ष है, इधर वाट घंटा है। तो देखिए अब क्या कर रहा है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में मोल है, कूलम है, प्रकाश वर्ष है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो दूरियां हैं, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए कुछ क्या है, इकाइयां हैं, जिसमें से प्रकाश वर्ष हम लोगों ने देखा था, खगोलीय इकाई देखा, उसके बाद हम लोग पार्सेक देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर इसका मान होता है। तो यह दूरी जो है प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को, कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसमें ये खगोलीय दूरी है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष के अलावा क्या है, खगोलीय इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और उसके बाद पार्सेक भी है, वो भी अन्य खगोलीय इकाई है, उसी में से एक है। तो दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब पदार्थ की मात्रा है। अब देखिए पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है। अब देखिए समझिए कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, वह होता है ये मोल होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब देखिए पदार्थ की मात्रा क्या होता है, थोड़ा आम भाषा में इसे हम लोग समझते हैं। मतलब मोल में जो होता है किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण, मोल में क्या होता है, यानी जो इसका मात्रक है इसमें होता है कि मोल किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण, उसमें पदार्थ का उतना कण उपस्थित रहता है जितने कि कार्बन 12, जो कार्बन 12 है उसके 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा यही होता है मोल, यानी इसमें उतना ही कण मजबूत रहेगा जो कार्बन 12 में 0.012 kg में परमाणु होते हैं। तो वही मोल होता है जो पदार्थ की सबसे
निम्नतम मापने की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट सी में विद्युत आवेश की मात्रा। अब देखिए विद्युत आवेश आपको आगे देखने को मिलेगा। यह विद्युत आवेश देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश से किस प्रकार विद्युत धारा का ज्ञात किया जाता है ना। तो देखिए क्या होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, पहले विद्युत प्रवाह को हम लोग समझते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है ना। प्रकाश का जो प्रकाश नहीं मतलब धारा, क्या होता है कि 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेश होता है वही विद्युत धारा कहलाता है। तो दूसरे भाषा में हम समझ सकते हैं कि यह विद्युत धारा क्या होता है। जैसे जिस प्रकार से जल जो होता है, जल क्या होता है, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर क्या होता है, मतलब वो चलता है। आप देखिएगा जहाँ भी ज़्यादा जल है वह जहाँ जहाँ निम्न तल रहेगा उधर की ओर प्रवाहित खुद से हो जाएगा, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। ठीक उसी प्रकार जो आवेश हो चाहे उच्च विद्युत आवेश से निम्न विद्युत तल की ओर गति करता है और करता है। इसी को, इस आवेश के प्रवाह को ही विद्युत प्रवाह कहती है। जो आवेश होता है इसी के प्रवाह को हम लोग विद्युत प्रवाह कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। और जो आवेशित क्या होता है, तो आवेश क्या होता है, आवेश वही चीज़ होता है ना जो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण कोई वस्तु आवेश होता है। कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसका हस्तांतरण उसमें गति आ जाता है तो आवेशित हो जाता है कण। तो विद्युत आवेश का मात्रा जो हो जाएगा इकाई वह कूलम हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा की बात हो जाए तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि जो विद्युत आवेश है यह एक व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पन्न यानी उत्पन्न के द्वारा यह सृजित यह हुआ है। तो इसलिए विद्युत आवेश कूलम हो जाएगा। और विद्युत धारा का पूछा जाए तो वह एम्पियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कारण समझ में आया होगा। विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश हम लोगों ने देखा कि जो 1 सेकेंड में प्रवाहित जो विद्युत धारा है वही क्या कहला, 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा को तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और उसमें जो आवेश होता है उस आवेश के कारण जो प्रवाह होता है धारा, उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका कूलम हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो यह ऊर्जा होता है, यह जूल होता है उसका। लेकिन जूल के अलावा जब वह मशीन के रूप में, जब वह इलेक्ट्रॉनिक के रूप में कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक के रूप में बल्ब में वो काम करेगा तो वह वाट प्रति वाट घंटा भी होगा। तो ध्यान में रखिएगा वाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 में, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची 1 में भौतिक राशियाँ हैं और सूची 2 में इकाई है। अब त्वरण है, बल है, कृतकार्य है और आवेग है। तो एक एक कर हम इसे समझते हैं। त्वरण क्या होता है, अब देखिए त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अर्थात v माइनस यू बाई टी, यानी जो वेग हो, v हो गया अंतिम वेग हो गया, यू हो गया आरंभिक वेग हो गया समय। तो वही होता है जो वेग में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। तो मीटर प्रति सेकेंड, इधर सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बल का रहा। अब बल क्या था, बल अभी हम लोगों ने देखा, बल वह बाह्य कारक था जो क्या होता है, किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था, स्थिति, आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है और जो इकाई होता है उसका क्या होता है, वह केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका यह मात्रक हो जाएगा और इसका संकेत क्या हो जाएगा, वही संकेत हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कृतकार्य है, यानी कृतकार्य यानी कार्य ही हो गया। कृतकार्य कहने का मतलब हड़बड़ाइएगा नहीं प्रश्न को देखकर, कार्य वही हो गया। कार्य क्या होता है, किसी पिंड पर जो बल लगाकर उसके द्वारा जो मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। यानी हम लोगों ने देखा था कि बल वह भौतिक कार्य है जो किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। और इस प्रकार कार्य के लिए 2 आवश्यक तत्व होते। क्या आवश्यक तत्व होते, पिंड पर आरोपित बाहरी बल और पिंड का विस्थापन, इन 2 पर निर्भर करता है। तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और ऊर्जा का भी मात्रक, कार्य करने की दर को हम लोगों ने ऊर्जा देखा था, आवेग। अब देखिए आवेग क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा क्योंकि आपको आगे कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा। आवेग
एक वह स्थिति है जो मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। यह जो है यह छोटा बल अधिक समय तक लगाकर अवस्था अथवा एक छोटा बल को अधिक समय तक लगाकर या अथवा बड़ा बल कम समय तक लगाकर बराबर मात्रा में संवेग परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए संवेग परिवर्तन की दृष्टि से केवल बल का महत्व ना होकर बल के समय सापेक्ष समाकलन का महत्व है, यानी आवेग का महत्व है। यानी जब भी बल का महत्व ना होकर बल के समय के सापेक्ष जो उसमें परिवर्तन आएगा वहाँ पर आवेग की बात की जाती है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा क्या हो गया, जब बॉल आता है बॉल के द्वारा बल्ले से हिट किया जाता है तो उसका संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में वह ऐसा होता है कि जब वह बॉल आता है तो बैट के द्वारा जो हिट किया जाता है वह कम समय के लिए लगा बल होता है, तो वह संवेग में परिवर्तन हुआ। वह पहले कुछ और संवेग से आया लेकिन बॉल के द्वारा जब उसको कम समय के लिए जब उस पर बल लगाया गया फिर उसका संवेग में परिवर्तन होकर वह और दूरी पर चला गया, तो वही आवेग है। तो जब भी कभी बात आ जाए, किसका बात आ जाए, समय के सापेक्ष बल का जो समय के सापेक्ष जो आ जाए बात, तब उसमें आवेग की बात की जाती है। अर्थात आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। आवेग जो होता, आवेग बराबर होता क्या, आवेग बराबर होता, आवेग जो होता बल और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही होता, आवेग को आई से हम लोग इंडिकेट करते हैं तो आई बराबर हम लोग एफ इंटू डेल्टा टी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, वह फोर्स पर निर्भर करता है, चाहे यह फोर्स कम समय के लिए हो या फिर अधिक समय के लिए हो। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से खिलाड़ी के द्वारा बॉल को बैट से हिट कर कर उसे क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन करके उसे दूर भेजा जाता है। तो यह आवेग का ही परिवर्तन, तो ध्यान में रखिएगा। तो आवेग का क्या हो जाएगा, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। और आवेग को हम दूसरी भाषा में संवेग परिवर्तन भी कह सकते हैं, है ना, संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब कौन समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, चंद्रवर्ष। तो देखिए ये सभी जो है ना समय के मात्रक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो समय के मात्रक हैं उन जो कुछ हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन है, 1 मिनट यह भी समय का मात्रक है, 1 घंटा यह भी समय का मात्रक है। उसके बाद बात की जाए 1 दिन यह भी समय का मात्रक है, 1 सप्ताह यह भी समय का मात्रक, 1 चंद्रमास यह भी समय का मात्रक है। तो 1 चंद्रमास में क्या होता है, 4 सप्ताह होते हैं, यानी 28 दिन होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और 1 अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष में हम लोगों ने अभी देखा, प्रकाश वर्ष में क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक पारसेक, 1 प्रकाश वर्ष बराबर। और क्या होता है, 1 सौर मास भी होता है। तो चंद्रमास है तो 1 सौर मास में कितना होता है, 1 सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी जो सभी हैं प्रकाश के मात्रक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, प्रकाश का मात्रक नहीं है, सभी तो प्रकाश का मात्रक है ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देख देखिएगा 8 में, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश की चमक की है, चुंबकीय बल की है। तो पारसेक क्या है, दूरी की इकाई है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए कुछ इकाइयाँ हैं, जिसमें से प्रकाश वर्ष था, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, खगोलीय इकाई था, और तीसरा पारसेक था। जो पारसेक था वह खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई था, जिसमें हम लोगों ने देखा था 1 पारसेक बराबर 3.26 क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो यह हो जाएगा पारसेक दूरी का इकाई होगा। प्रकाश की चमक आगे हम लोग देखेंगे, प्रकाश की चमक के लिए किस तरह से ये ज्योति फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, और वही सिर्फ प्रकाश के लिए मापने के लिए क्या क्या था, लक्स का उपयोग किया जाता है। और वही एकांक घन क्षेत्रफल में जो प्रकाश की चमक को मापा जाता है उसी को हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं। उन सभी बिंदुओं पर आगे चर्चा होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्र मील और सेल्सियस, उसके सामने है। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन इसका सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि की तीव्रता को के लिए जो इकाई का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए, वह डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये एक प्रकार से इकाई है, उस इकाई में उसको किया जाता है। सबको आप तराजू से तो तौल नहीं सकते हैं ना,
तो इसलिए हर एक जितने भी भौतिक राशियाँ हैं उन कुछ भौतिक राशियों के लिए इकाई का प्रयोग किया गया है जिससे उसे नापा तौला जाता है आम भाषा में। नेक्स्ट है अश्व शक्ति। अब अश्व शक्ति हॉर्स पावर है, शक्ति। अब देखिए हॉर्स पावर शक्ति, यह शक्ति का इकाई नहीं है ना। ये हॉर्स पावर वो तो मशीन का क्षमता बताता है ना, ये इतना हॉर्स पावर का, आप देखते होंगे ये इतना हॉर्स पावर का है। तो ये ऑप्शन में डाउट लग रहा है क्योंकि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है ना। तो वाट इसका एसआई मात्रक है या फिर जूल प्रति सेकेंड इसका होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है। सी में आइए, समुद्री मील। नौ संचालन में दूरी की इकाई के लिए समुद्री मील का ही उपयोग किया जाता है। जिस तरह से अगर आप नौ संचालन की जगह पे अगर आप धरती पे हो परिवहन के द्वारा यात्रा कर रहे हो तो उसमें मीटर किलोमीटर का उपयोग किया जाएगा। उष्मा की इकाई के लिए सेल्सियस का, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सुमेलित नहीं है क्योंकि शक्ति के लिए जो इकाई है वो वाट को है या फिर जूल प्रति सेकेंड से उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ल्यूमेन। आ जाइए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह प्रश्न आता है और मिस्टेक होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। देखिए ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन ये ज्योति फ्लक्स का इकाई है, मात्रक है। जो कहिए जो ज्योति फ्लक्स होता है इसको जो मापने का है वह ल्यूमेन में हम लोग मापते हैं। ज्योति फ्लक्स है क्या, इसे हम लोग समझते हैं। जो ज्योति फ्लक्स होता है यह क्या है? यह एक ऐसी राशि है जो प्रकाश स्रोत की कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करता है। यानी जो चमक होता है, कुल चमक जो उत्पन्न होता है, इस चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करता है कि वह कितना चमक उत्पन्न हुआ है। इस ज्योति फ्लक्स के सहारे से क्या कर सकते हैं आप? कैमरा होता है, कैमरा में जो फ्लक्स लाइट होता है ना, वह इसी का कमाल है ज्योति फ्लक्स का, वह कितना चमक उत्पन्न करता है। सेंसर जो होता है, जो सेंसर मोबाइल में लगे होते हैं, जो वह काम करते हैं वह इसी के माध्यम से काम करते हैं, उसमें एक इसका अहम भूमिका होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर चमक मतलब चमकदार प्रवाह की बात की जाए तो चमकदार प्रवाह को कौन बताता है? वह ज्योति फ्लक्स बताता है। और एक आगे देखने को मिलेगा लक्स। ये जो लक्स होता है ना, ये सिर्फ प्रकाश की माप का एसआई मात्रक है। यानी जो प्रकाश है उसका जो माप है उसको हम लोग प्रकाश की माप को लक्स के मापते हैं। वही अगर चमक की उसके बात की जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि चमक दूर तक जाता है। आप ले लीजिए कैमरा का जो फ्लैश लाइट होता है उसका जो चमक होता है, फ़ोटो लेता है अंधेरा में, तो वह जो होता है तो उस प्रकार की उसकी जो माप होता है वह ज्योति फ्लक्स के द्वारा किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्रकाश का माप होता है वह लक्स के द्वारा किया जाता है। लक्स रोशनी का मात्रक है। तो अगर कोई नियत स्थान से प्रकाश का स्रोत आ रहा है तो उसका जो चमक होगा वह ज्योति फ्लक्स होगा, वह नियत होगा। लेकिन दूरी के अनुसार क्या होगा? दूरी के अनुसार लक्स का जो मान होगा वह घटता जाएगा। क्लियर? तो यही अंतर है ल्यूमेन और लक्स में। और ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता तो ज्योति फ्लक्स से ही अंतर है। यानी कहने का मतलब ज्योति तीव्रता क्या हो गया? ज्योति तीव्रता हो गया ये ज्योति तीव्रता, हाँ, जो ज्योति तीव्रता उसका मात्रक कैंडेला होता है। देखिए क्यों होता है कैंडेला? जो ज्योति फ्लक्स होता है वह किसी दिशा में एक प्रकाश वर्ष स्रोत में एक प्रकाश वर्ष नहीं, एक प्रकाश स्रोत में एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स। अब ये जो एकांक घन कोण में मानी एक मतलब निश्चित घनत्व में जो एकांक यानी एक घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स की मात्रा ही उस प्रकाश स्रोत की उस दिशा की ज्योति तीव्रता कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा। यानी एकांक घन कोण में जो उत्सर्जित होता है ज्योति फ्लक्स की मात्रा, जो चमक होता है एक मतलब सीमित मात्रा में, एक सीमित एरिया में, वही सीमित एरिया एकांक घन कोण कहलाया। उस घन कोण में जो होता है वही ज्योति तीव्रता कहलाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और इसलिए इसको ये स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन पर ल्यूमेन में। तो स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन और रेडियन ये क्या है? यह जो है ये है ना माप का ये समतल कोण और घन कोण का माप की इकाई है ना। समतल कोण के लिए रेडियन का और घन कोण के लिए स्टेरेडियन का। तो वही एकांक घन कोण में जो ज्योति फ्लक्स जो उत्पन्न होता है ना, वही ज्योति तीव्रता कहलाता है। इसका इकाई क्या होता है? इसका इकाई ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। तो आशा करते हैं आज के बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट है भौतिक राशि ज्योति। ज्योति का भी हम लोग देखा था। ज्योति किसका इकाई हुआ? लक्स की इकाई। ज्योति क्या होता है? यह लक्स जो होता है प्रकाश की माप की इकाई है। लक्स रोशनी की माप करता है। इसे प्रति वर्ग मीटर ल्यूमेन की संख्या में ज्ञात किया था। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था अगर जब प्रकाश का क्या होता है किसी स्रोत से जब प्रकाश होता है तो वह नियत दूरी तक वह जो उसका क्या होता है ज्योति फ्लक्स होता है वह नियत होता है। लेकिन दूरी बढ़ने पर क्या होता है?
लक्स का मान कम होता जाता है, यानी वह ज्योति, उसका ज्योति घटता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पास्कल क्या होता है? पास्कल आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापमान। पास्कल किसका इकाई? अभी हम लोगों ने देखा था पास्कल दाब की इकाई है। दाब क्या होता था? दाब हम लोगों ने क्या देखा था? किसी संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता था, और वही जो संपूर्ण क्षेत्रफल पर ना लगकर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लग रहा था वही दाब कहला रहा था। तो दाब पास्कल का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कैंडेला। कैंडेला का मात्रक क्या? अभी हम लोगों ने देखा था वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता क्या था? ज्योति तीव्रता हम लोगों ने देखा था कि किसी दिशा में प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण में उत्सर्जित होने वाली ज्योति फ्लक्स की उस प्रकाश स्रोत की दिशा में ज्योति तीव्रता कहलाती है। यानी एकांक घन कोण में उत्पन्न होने वाले चमक जो होता है वही कहलाता है, ज्योति फ्लक्स कहलाता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये देखिएगा, जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? जूल किसका इकाई है? जूल है ऊर्जा का भी है और कार्य का भी है, तो इसमें ऑप्शन ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या था? कार्य करने की दर को ऊर्जा कहा जाता था। कार्य क्या था? कार्य वह भौतिक राशि था जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से हम लोग विस्थापित कर रहे थे, वह कार्य कहला रहा था। किन दो बातों पर निर्भर कर रहा था? जैसे यह पिंड यहाँ पर है, इस पर बल लगाएं, विस्थापन होकर यहाँ हो गया, तो यह जो दो बातों पर निर्भर कर रहा था कार्य, कि पिंड पर आरोपित बाह्य बल, और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा था? दूसरा कर रहा था पिंड का विस्थापन पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 15 में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? ये अच्छा प्रश्न है, इसे समझिएगा। देखिए क्या है, इस प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मौतल अधिवेशन 1971 ईस्वी में स्वीकारा गया। इसे हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल, वही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, शॉर्ट में हम एसआई मात्रक, एसआई पद्धति के रूप में उपयोग करते हैं। यह मापन पद्धति एमकेएस पर आधारित है। यह एमकेएस क्या है? अब आपके माइंड में उठा होगा एमकेएस क्या है, आपको मालूम होगा। मापन की जो पद्धतियाँ हैं वो कुछ निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं, जो जिसमें से सीजीएस पद्धति है, उसके बाद सीजीएस के बाद क्या है? एफपीएस पद्धति है, एफपीएस के बाद और कौन पद्धति है? एमकेएस पद्धति है और एसआई पद्धति है। तो वही मापन पद्धतियों में से यह जो आधारित है एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है, यानी उसी को अपनाया गया। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन है। कौन? एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। तो एमकेएस का मतलब हो गया कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, यानी मीटर हो गया दूरी का मात्रक, और द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, और समय का मात्रक सेकेंड हो गया। ठीक उसी प्रकार जो सीजीएस में था, सीजीएस में क्या हो गया? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था, सेकेंड था समय का मात्रक। तो सीजीएस, एफपीएस में वही था कि लंबाई का मात्रक फुट था और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड था। तो ये था उसका मापन का कुछ पद्धतियाँ था। उस मापन में से एमकेएस पद्धति पर आधारित है एसआई पद्धति, है ना, जिसको मापतल अधिवेशन 1971 में स्वीकार किया गया था। तो वही मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक को रखा गया और 2 पूरक मानक को। वही 2 पूरक मानक जिसकी चर्चा में भी हम लोग ज्योतिष आदि में किए थे, ज्योतिष फ्लक्स में स्टेरेडियन के रूप में उसको मापा जाता है। किसको? एकांक घन कोण को, ज्योति तीव्रता को। जो एकांक घन कोण में जो ज्योति फ्लक्स उत्पन्न होता है उस प्रकाश की ओर, वही कहलाता है। तो ये होता है। तो वही स्टेरेडियन समतल कोण के, स्टेरेडियन घन कोण के, 7 मूल मानक और 2 पूरक मानक सम्मिलित किया गया है एसआई पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 16 में हर्ट्ज क्या है? क्या मापने की यूनिट है? अब देखिए, हर्ट्ज जो है तरंग दैर्घ्य मापने का है, तरंगों की स्पष्टता है, तरंगों की तीव्रता है, तरंगों की आवृत्ति। अब समझिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या था? तरंग दैर्घ्य में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी माध्यम में माध्य के दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में लगे समय को, यानी एक माध्यम के एक कंपन यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे ओर पूरा, इन दोनों को पूरा करने में लगे समय को क्या कहते थे? तरंग दैर्घ्य कहते थे। या फिर हम लोगों ने दूसरे भाषा में देखा था, क्या देखा था? कि कोई साइन आकार का तरंग, मान लेते हैं ये तरंग इस प्रकार से एक जा रहा है, तब क्या होता है? जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त कर रहा था, अपने आप को पुनरावृत्ति यहाँ पर कर रहा है, या फिर 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते थे। तो ये जो इसका पुनरावृत्ति होता था वही तरंग दैर्घ्य कहलाता था। और इसी तरंग दैर्घ्य, तो 1 सेकेंड में तरंग दैर्घ्य की कुल संख्या होती है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में जो तरंग दैर्घ्यों के द्वारा तय की गई पूर्ण तरंग दैर्घ्य की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाती? आवृत्ति। यानी 1 सेकेंड में जो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 1 सेकेंड में यह एक बार हुआ है ना, 1 तरंग दैर्घ्य पूरा किया, या फिर मान लीजिए 1 सेकेंड में क्या हो गया, यह 2 तरंग दैर्घ्य को पूरा किया,
है ना, इस तरह से वही समय में। तो इसी समय को जो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही आवृत्ति कहते हैं। चाहे वो जितना बार करे, 10 बार करेंगे तो 10 आवृत्ति हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, आवृत्ति कहा गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा कि 1 सेकेंड में तय की गई पूर्ण तरंगदैर्घ्य की कुल संख्या कहिए या फिर दूरी कहिए। तो तरंगदैर्घ्य में तो दूरी को स्पष्ट दिखा ही रहा है। तरंगदैर्घ्य क्या हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही दर्शाया। किन दोनों के बीच की दूरी को, या माध्य के दो कंपनों के बीच की दूरी को, या फिर जहाँ से वह अपना आकृति कोई साइन जो अपना पुनरावृत्त करता है, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कह रहा है। तो वही 1 सेकेंड में तरंगदैर्घ्यों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो अब बताइए कि इसी को आप लोग, जब इसका संबंध किससे है, आप ध्यान में करिए। जब आप लैपटॉप या मोबाइल लेते हो तो उसमें आप अपना प्रोसेसर देखते होंगे, कितना प्रोसेसर है, 1 गीगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज है, या 1 किलोहर्ट्ज है। तो अब बताइए कि के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है, क्या होता है, 1000। अब 1000 हो गया, एक का मतलब 1000। अब बताइए 1 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, वह क्या है, यानी 1 सेकेंड में वह कितना बार आवृत्ति पूरा किया है, वह 1000 बार, यानी 1000 बार प्रति सेकेंड में वो इतना तेज से चला है। यानी जो तरंगदैर्घ्यों की संख्या है वह 1000 बार है। सोचिए कितना स्पीड है। वही हो जाता है, गीगा के बाद हो जाता है मेगा, मेगा में क्या हो जाता है, 10,000 होता है। तो 1 मेगाहर्ट्ज, तो 1 मेगाहर्ट्ज इसीलिए ये इसका स्पीड पर निर्भर करता है। तो यहाँ संबंध इससे, वो इतना तेज काम करता है। अब बताइए 1 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या हो गया, हर्ट्ज आवृत्ति का मापक है। तो यानी 1 सेकेंड में वह 10 लाख बार क्या करता है, तरंगदैर्घ्य करता है। तरंगदैर्घ्य की संख्या उसमें 10 लाख है। यानी बताइए कितना फास्ट वो काम किया था। इसलिए जैसे जैसे क्या करते हैं, आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, तरंगदैर्घ्य के बीच की दूरी घटेगा, है ना। आवृत्ति बढ़ेंगे तो ऑलरेडी तरंगदैर्घ्य भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके बीच की जो दूरी होता है वो कम होता जाता है। तो तरंगों की आवृत्ति क्या होता है, तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज से मापते हैं। तो आशा करते हैं तरंगदैर्घ्य भी हम लोग समझ लिए और आवृत्ति भी समझ लिए। आवृत्ति क्या होता है कि 1 सेकेंड में तरंगदैर्घ्यों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाता है। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि किसी भी माध्यम में कणों के दोनों किसी भी माध्यम में माध्य के दोनों ओर एक कंपन को पूरा करने में लगे समय को ही समय नहीं कहिए, लगे दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या फिर 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो अब देखिए विद्युत धारा, विद्युत मात्रा या विद्युत धारा। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि आवेश की गति की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो है, विद्युत आवेश, यह एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन जो विद्युत धारा है वह क्या है, मूल राशि। तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है, और वही विद्युत आवेश का पूछ दिया जाता तो कूलम हो जाता। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या हम लोगों ने क्या देखा कि आवेश के गति की दर को ही धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, जो जब इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण होता है, जब इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जब हस्तांतरण होता है तो वही हस्तांतरण के कारण वो कण आवेशित हो जाता है, इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। तो आवेश की वही जो गति होता है, जो आवेश हुआ, गति हुआ। अब जैसे आवेश कब हुआ, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हुआ तो उसमें आवेश हो गया। अब जो आवेश की गति की दर, अब जो गति किया समय के साथ वो बन गया विद्युत धारा। नेक्स्ट 18 में एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। अब देखिए लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, लेंस का क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्योंकि और ये आपको ये भी ये ध्यान में रखना होगा, डायोप्टर, ये जो प्रकाशीय यंत्र का यह मात्रक है, डायोप्टर है। और लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश को अपवर्तन के सिद्धांत का काम करता है। यही है अपवर्तन का सिद्धांत का, इसमें लेंस के डायोप्टर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, डेसिबल। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया था। अब देखिए डेसिबल करा, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो डेसिबल जो होता है वह वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, इस मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, लॉर्म बैरोमीटर कहते हैं। लॉर्म बैरोमीटर से डेसिबल मापा है, लॉर्म बैरोमीटर। तो ये भी प्रश्न में आ सकता हो, तो ध्यान में रखिए, इसे मापने वाले यंत्र को लॉर्म बैरोमीटर कहा जाता है। यह वातावरण में तीव्रता को मापता है, डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है 20 में, एम्पियर क्या मापने की इकाई है।
अब बताइए, अभी एम्पियर की हम लोग चर्चा किए थे, ऑप्शन में वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर, आवेश भी रहता तो वह भी चलता। तो देखिए एम्पियर किसको मापने का इकाई है, तो एम्पियर है वह करंट को, करंट क्या था, करंट क्या था, करंट हम लोगों ने देखा था यानी धारा, तो धारा क्या था, आवेश की गति की दर ही विद्युत धारा कहलाई थी। और आवेश क्या था, कि आवेश था इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी वस्तु में, इलेक्ट्रॉन का जब हस्तांतरण होता है तब क्या होता है, कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है, और जब वह आवेशित हो जाती है तब वह गति करने लगती है, जब वो गति करने लगी तो विद्युत धारा कहला गया। तो जब तक उसमें आवेश आया तो कूलम हुआ उसका आवेश, विद्युत आवेश का मात्रा कूलम हो गया, और जब धारा आया तो करंट हो गया। तो जो विद्युत कूलम है वह एक व्युत्पन्न राशि है, कूलम आवेश, और एम्पियर वही इकाई है, मूल इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे समझ लीजिएगा। देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक पहले होता क्या है, यह क्या है यंग प्रत्यास्था गुणांक, किन परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ पर यंग प्रत्यास्था गुणांक उत्पन्न होता है। देखिए पदार्थ का यह वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बल बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लेते रबड़ है, आप रबड़ को क्या करिए, तीरिए, तो वह विरोध करेगा उसका, आप जैसे ही छोड़िएगा फिर पुनः वह अपनी स्थिति में यहाँ पर चलाएगा। तो वही कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कि जैसे ही बल हटा लिया जाएगा वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी, वही यंग प्रत्यास्था गुणांक है। चाहे कोई तार ही ले लीजिए, है ना, आप क्या करते हैं, खींचिएगा तो कुछ दूर तक खिंचाएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ेगा पुनः हुआ अपना स्थिति में आ जाएगा। तो यही अंग प्रत्यास्था गुणांक है। तो अंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, जो अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही अंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर तो बल कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर तो बल लगाया गया, प्रति एकांक F/A हो गया, और हो गया क्या हो गया, विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति होता है कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है, मान लेते हैं पहले लंबाई इतना था, सिकुड़ की इतना हो गया, तो लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा L/L, तो यही होता लंबाई में परिवर्तन। तो यही होता है, क्या हम लोगों ने क्या देखा, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल F/A हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो गया, F/A हो गया, और ये विकृति क्या हो गया, डेल्टा L, यानी जो परिवर्तन लंबाई में हुआ वो वास्तविक लंबाई। तो इसका तो जो इकाई है खत्म हो गया कि दोनों लंबाई का मात्रक, F हो गया, एरिया हो गया, फोर्स हो गया, न्यूटन हो गया, और एरिया हो गया, एरिया क्या लगेगा, प्रति क्षेत्रफल पर मीटर स्क्वायर पर हो गया, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा मात्रक। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक ध्यान में रखिए कि मतलब वहाँ पर होता है जब कोई वस्तु को हम तीरते हैं, खींचते हैं, तब वह उसका विरोध करता है परिवर्तन का, और जैसे ही छोड़ते हैं वह पुनः अवस्था में, रबड़ हो गया और भी जो तन्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, कौन भौतिक राशि है जिसका बीमीय सूत्र नहीं है। यानी बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र का अर्थ होता है कि वैसी भौतिक राशियाँ जो भौतिक राशियों के प्रतीकों और संकेतों को घात के रूप में क्या किया जाता है, उस राशि का घात के रूप में जो हम लोग उसको संकेत देते हैं उस राशि को ही बीमा कहते हैं। तो भौतिक राशियों के क्या हो गया, संकेतों और प्रतीकों के घातों को ही क्या कहता है, बीमीय, उस राशि का बीमा कहते हैं। तो इसके लिए क्या चलता है, MLT होता है ना। M का मतलब क्या हो गया, M का मतलब हो गया द्रव्यमान की बीमा, लंबाई की बीमा, और T समय की बीमा, यही होता है MLT। तो इसमें से करा कौन बीमीय सूत्र नहीं है, उसका कोई भी बीमीय सूत्र नहीं है, यानी कि वो प्रतीक एवं संकेतों में घात नहीं है। चलिए आ जाइए, बल एवं दाब। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब दाब भी हम लोगों ने क्या देखा था, दाब क्या देखा था, बल हम लोग देखा था जो किसी बाह्य वस्तु पर, बल वह बाह्य कारक था जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकृति परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल का था हम लोग था kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देख लिए थे, मात्रक न्यूटन था। और उसके बाद 22 में क्या था, दाब। और दाब का क्या था, अब आ जाइए दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लग रहा था, यानी किसी संपूर्ण क्षेत्रफल पर जो लंबवत लगने वाला बल को उसको प्रणोद हम लोग कर रहे थे, और वही बल जब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लग रहा था, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
लग रहा था लंबवत, तो वह दाब कहलाया था। तो इसका बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, नहीं होता है। अब कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा का तो होता ही है। अब कार्य का देख लीजिए, कार्य का जो मात्रक क्या है, जूल है, ऊर्जा का भी मात्रक वही है। कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं। और कार्य वह भौतिक क्रिया जो किसी पिंड पर लगकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। जो कार्य दो बातों पर निर्भर करता है, किस पर, पिंड पर आरोपित बाह्य बल पर और विस्थापन पर। आवेग संवेग क्या था, आवेग तो वही था। आवेग क्या था, संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहा जाता था। जो आवेग होता है वह बल और समय के गुणनफल को ही आवेग कहता। आवेग को आई से आई बराबर एफ इंटू टी या संवेग में परिवर्तन की दर को कहलाता था। यह आवेग से हम लोगों ने क्या देखा था, इस आवेग को के कारण ही क्या होता था, जो बैट्समैन है वह बॉल को क्या करता, परिवर्तन, संवेग को परिवर्तन कर उसे दूर करता है। क्योंकि वह जो संवेग होता है वह कम समय के लिए उस पर बल आरोपित कर उसके संवेग में परिवर्तन होता है। तो इस आवेग को आगे भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जब क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बॉल को मारा जाता है, हाथ को पीछे किया जाता है, तो वही आवेग होता है जो उसमें फोर्स को, समय को बढ़ाया जाता है और टाइम को कम लिया जाता है कैच रोकते समय। आगे चर्चा इसकी होगी। तो इन दोनों का बीमीय सूत्र है भार एवं बल। अब देखिए, भार एवं बल है, तो भार का जो है, भार क्या कहलाया था, भार क्या था, भार किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को ही भार कहा जाता है ना। तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो इन दोनों का है। तो लेकिन बल एवं दाब जो है इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। यानी एम एल 0, एल भी 0 और टी भी 0। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तेईस में है, तेईस में कह रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है। अब देखिए, खगोलीय इकाई अभी हम लोगों ने देखा था कि खगोलीय दूरियों को मापने के लिए कुछ खगोलीय इकाई का प्रयोग किया गया, जिसमें से कौन कौन है, प्रकाश वर्ष था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था खगोलीय इकाई देखा था। तो वही जो है खगोलीय दूरियों को मापने के लिए दूसरा इकाई खगोलीय इकाई होता है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, यह दूरी का मात्रक है जो सूर्य एवं पृथ्वी के माध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाता है। तो सूर्य एवं पृथ्वी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 24 में निम्नलिखित में से कौन अबीमीय सूत्र है, यानी जिसका बीमा नहीं है, कोई भी बीमा नहीं है, बताइए। ऑप्शन में है विकृति। अभी हम लोग देखे थे विकृति, गैस नियतांक, श्यानता। देखिए विकृति में क्या था, विकृति में क्या था कि जब कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, उसको जब हम खींचते हैं, खींचने के बाद जो उसमें लंबाई में डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि होता है, तो वही होता है, क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा एल हुआ, और उसका मूल प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई एल है, तो एल कट गया तो क्या हो जाएगा, इसका कोई भी मास तो ख़त्म हो गया, एल हो गया, एल भी 0 हो गया, टी भी 0 हो गया। इसका कोई भी बीमीय सूत्र नहीं है विकृति का, क्योंकि एल लंबाई जो परिवर्तन हुआ लंबाई उसका भी मात्रक मीटर, और जो प्रारंभिक लंबाई है उसका भी मात्रक मीटर, तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इसलिए विकृति के बराबर, विकृति का मतलब होता ही है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, जिसमें प्रत्यास्थता गुणांक हम लोग निकाले थे ना। प्रत्यास्थता गुणांक में हम लोग को देखा ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते थे, अंक प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें से इस फार्मूला का इसका उपयोग हुआ था। F/A था प्रतिबल, यानी क्या हो रहा था, प्रतिबल क्या हो रहा था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वह प्रतिबल कहलाया। और विकृति लंबाई में परिवर्तन जो हुआ विकृति कहलाया, जिसमें एल कैंसिल हो गया, तो F बराबर फोर्स बराबर न्यूटन हुआ, तो एरिया बराबर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अंक प्रत्यास्थता गुणांक का इकाई आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 में करा निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। अब देखिए सदिश राशि, अब समझिए कि सदिश राशि क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। वे राशियाँ जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, परिणाम होता है, उसके बाद मात्रक होता है, और मात्रक के साथ साथ उसकी दिशा का भी वर्णन होता है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें परिणाम और मात्रक के साथ साथ उसका दिशा का वर्णन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, माना कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, तो अब बताइए परिणाम इसका क्या है, इसका जो परिमाण है, परिणाम नहीं परिमाण है ना, तो इसका जो परिमाण है वह 5 किलोमीटर है।
अब इसका मात्रक क्या है, मात्रक है 5 किलोमीटर चला तो मात्रक है किलोमीटर है, लेकिन दिशा का इसमें वर्णन नहीं किया गया है कि वह किस दिशा में चला है। तो यही हो गया, ये अदिश हो गया। तो सदिश राशियाँ में क्या होता है, जिसमें परिणाम मात्रा के साथ साथ दिशा का भी वर्णन होता है। आइए समझते हैं कि किस तरह से सदिश राशियाँ का उपयोगी है, क्या वहाँ पर कहाँ पर इसका उपयोग होता है, किस तरह से जो सदिश राशियाँ हैं जिसमें वेग हो गया, संवेग हो गया, ये सभी को कहा गया है सदिश राशियाँ। तो देखिए क्या होता है, मान लेते हैं सदिश राशियों को अदिश राशियों से अलग इसलिए रखा गया है, उसका खास वजह यह है कि हम कभी कभी किसी राशि की दिशा का ज्ञात करना आवश्यक होता है। कैसे आवश्यक होता है, मान लेते हैं कि ज़मीन पर रखा एक बक्सा है, ज़मीन पर रखा बक्सा पर क्या होगा कि इस पर हम बल लगा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है जब ये बक्सा है इस पर हम बल लगा रहे हैं मान लेते हैं, तो बताइए क्या यह बक्सा को ऊपर से नीचे की ओर हम बल लगाएंगे तो क्या यह बक्सा कभी खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। यह बक्सा कब खिसकेगा? जब यह बक्सा खिसकेगा जब क्या हो, क्षैतिज रूप से बल लगाया जाए, तब यह एक नियत बल के बाद यह खिसकेगा। तो इस तरह से वह क्या होता है, परिणाम और मात्रा के साथ साथ उसका दिशा का भी होना आवश्यक है। तो इस तरह से सदिश राशियों को यह महत्व है। और सदिश राशियाँ के अंतर्गत में कौन कौन आता है, संवेग आता है, वेग आता है, कोणीय वेग आता है और द्रव्यमान नहीं आता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अदिश राशि। अदिश राशि क्या था, अदिश राशि में क्या होता है, वे राशियाँ जिनमें सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है और मात्रा होता है, लेकिन दिशा का निर्धारण नहीं होता है। तो कौन अदिश राशियाँ हैं, संवेग में तो है मान एवं दिशा भी है, क्योंकि इसमें मास एवं वेलोसिटी है, वेलोसिटी जैसी आएगा उसका दिशा हो जाएगा। वेग हम लोग अभी देखा जो निश्चित तंत्र में क्या होता है, वस्तु के एकांक समय तक की दूरी, तो संवेग में भी है। उसके बाद बल आघूर्णन, जो बल आघूर्णन है उसमें भी बात किया जाए तो है। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, अभी हम लोगों ने देखा सदिश राशि कौन था, सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसमें परिणाम मात्रा के साथ साथ उसके दिशा का वर्णन हो। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि अगर एक बक्सा है ज़मीन पर रखा हुआ, बल किस दिशा में लग रहा है, कितना लग रहा है, यह स्पष्टता नहीं बताता है कि बक्सा खिसकेगा या नहीं। लेकिन अगर जब हम बल ऊपर से नीचे की ओर, हाँ लेकिन बल अगर हम ऊपर से नीचे की ओर कितना भी बल लगा लें तो यह बक्सा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर यही बक्सा को अगर हम क्षैतिज रूप से लगाएं तो एक नियत बल के बाद बक्सा खिसकने लगेगा। तो इस तरह से ये क्या है, परिणाम के साथ साथ दिशा का आवश्यकता है, जिसमें क्या होता है, सदिश को अदिश से अलग रखा गया है। तो सदिश राशियाँ में क्या होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश राशि क्या हो गया, संवेग सदिश राशि हो गया, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सब अदिश राशि हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है। अब कह रहा सदिश नहीं है, सदिश राशि नहीं है यानी उसमें परिणाम वेग तो होगा लेकिन क्या होगा, दिशा नहीं होगा। अब बताइए, विस्थापन सदिश राशि नहीं है, विस्थापन में क्या है, बिल्कुल है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जब किसी वस्तु के द्वारा एक बिंदु से, मान लेते हैं यह वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के द्वारा दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी को ही इसको दूरी कहते हैं, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होता है वह विस्थापन होता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ पथ पर जो गति करता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के जो न्यूनतम दूरी होता है वह विस्थापन कहलाता है। तो इसकी दिशा है न्यूनतम है, तो इसमें विस्थापन, वेग, बल क्या हो जाएगा, यह सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन आयतन सदिश राशि नहीं है। आयतन कौन कौन हो गया, चाल हो गया, यही वेग है ना, चाल हो जाएगा क्या, अदिश राशि, वहीं वेग सदिश राशि हो जाएगा। वहीं देख अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये बल है, बल जहाँ तक सदिश राशि है, और लेकिन जैसे ही वो दाब आ गया वह हो गया कौन सा राशि है, वह अदिश राशि है। तो सदिश राशि नहीं है, कौन हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये तीनों क्या सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, आपके माइंड में उठ रहा होगा कि बल क्यों हो गया सदिश राशि, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा क्या था कि जो बल है सदिश राशि इसलिए है क्योंकि बल क्या है,
बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति या कीर्ति में परिवर्तन करता तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और वही बल जो संपूर्ण क्षेत्रफल पर लग रहा था लंबवत, वह बल को प्रणोद कहा जा रहा था। जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहला रहा था? दाब कहला रहा था। इसमें दिशा का निर्देश नहीं था, इसमें आ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 29 में देखिएगा, निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या है? अब बताइए सदिश राशि क्या है? अभी हम लोगों ने देखा कि सदिश राशियाँ वही राशियाँ हैं जिसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ मात्रक और उसके साथ में दिशा का वर्णन हो। अब बताइए कि सदिश राशियाँ बेग में क्या होता है? बेग होता ही है कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की हुई दूरी बेग कहलाता है। जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सब में क्या है? दिशा का कोई भी वर्णन नहीं है। तो बेग सदिश राशि हो जाएगा, ये सभी अदिश राशियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? कह रहा कौन व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व है, आयतन है, चाल है। देखिए चाल भी क्या है? एक व्युत्पन्न परिणाम है। चाल कैसे निकला है? चाल बताइए कि चाल क्या है? कि कोई भी वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई एकांक समय में दूरी चाल कहलाती है। तो यह एक व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि यह क्या हो रहा है? समय के साथ जो दिशा में वस्तु में जो दूरी तय कर रहा है उससे चाल निकल रहा है। आयतन भी क्या है? आयतन का भी एक व्युत्पन्न कहने का मतलब जो उत्पन्न हुआ है, यानी मतलब स्वतंत्र नहीं है, मूल नहीं है, उत्पन्न हुआ है। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के सहयोग से आयतन का निर्माण होता है। उसी प्रकार घनत्व तो क्या होता है? वही एकांक घन पर लगने वाले एकांक जो एकांक क्षेत्र में जो द्रव्यमान जितना एडजस्ट होता है वो घनत्व तो कहलाता है। तो ये सभी जो है व्युत्पन्न राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? व्युत्पन्न नहीं है ना। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान वह भौतिक राशि है। द्रव्यमान वह है जो क्या होता है, मतलब क्या कहिएगा, वजन है जो बदलता नहीं है, निश्चित रहता है। जबकि वही भार होता है जो क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। और द्रव्यमान हमें किसी वस्तु के वजन अथवा वजन को बताता है जो सभी जगह पर सेम रहता है, चाहे वो चंद्रमा पर ले जाइए, चाहे वो पृथ्वी पर लाइए, लेकिन जो भार होता है उसका चेंज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, त्वरण ज्ञात करिए। अब त्वरण क्या था? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते थे। तो वेग में परिवर्तन भी हो गया, क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया, और यू हो गया प्रारंभिक वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर तो v - u/t वही होता त्वरण। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर वर्ग सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? अब बताइए, कह रहा पदार्थ के संवेग से। पदार्थ के संवेग क्या होता है? संवेग होता है मास और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को प्रायः p से संबोधन करते हैं, p से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो p बराबर mv, और वेग के अनुपात को अब बताइए, m संवेग तो हो गया मास और वेग के गुणनफल को, और अनुपात वेग है तो m से m, v से v कट गया, तो क्या निकल गया? द्रव्यमान आ गया। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? देखिए प्लांक का अचर में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि प्लांक का नियम क्या होता है। प्लांक का होता है, मास प्लैंक ने किसी पिंड पर उत्सर्जित एवं अवशोषित, जो भी उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा के मात्रात्मक संबंधों को समझाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसी वस्तु के सिरे को हम लोग गर्म करते हैं तब क्या होता है? वह धीरे धीरे ताप में वृद्धि होती है और अलग अलग तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित होता है। और जैसे जैसे वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, उत्सर्जित ऊर्जा बढ़ने से आवृत्ति भी बढ़ जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही आप उसको ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो ताप में वृद्धि हो रहा है, तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। और भी अगर उसको करेंगे तो क्या होगा? उत्सर्जित बढ़ने से आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा। हाँ, तरंगदैर्घ्य के बीच की जो दूरी होगा वो घटेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य तो बढ़ेगा ना। तो यह हो जाएगा किसका आयाम होता है प्लांक के अचर में? तो वो कोणीय गति का आयाम होता है। इसकी चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक लड़की झूले पे बैठी है, झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आप आइए इसे समझते हैं। मान लेते लड़की है, ये झूला पर बैठी हुई है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है। तो ये गुरुत्व केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होता है इस पर निर्भर करेगा। अब जैसे ही वो लड़की खड़ी हो जाएगी, दूसरा परिस्थिति में अब ये लड़की खड़ी हो गई तो ये गुरुत्व केंद्र यहाँ हो गया, यानी उसकी लंबाई में कमी आ गया। तो अब बताइए टी बराबर जो होता है आवर्तकाल बराबर होता है, क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट
एल बटे जी। अब गुरुत्व बल तो वही लगेगा इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। जब लड़की बैठी हुई थी तब क्या था, लंबाई ज़्यादा था, लेकिन जब कम गई तो लंबाई कम हो गया और गुरुत्व बल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वह ऑटोमेटिक कम हो जाएगा उसका आवर्तकाल। समझ गए ना, तो यही होता है आवर्तकाल। क्या हो जाएगा, उस आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 35 में, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। उससे ऊपर में वो था गुरुत्व केंद्र, जो केंद्र होता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। वह बिंदु होता है जिससे होकर कोई भी वस्तु पर लगने वाला जो बल की क्रिया रेखा गुजरती है वही होता है। अधिकांश का जो गुरुत्व केंद्र में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या पड़ेगा। अब देखिए घूर्णन कर रहा है, अब घूर्णन करते हुए मेज पर अचानक आकर एक बैठ जाएगा लड़का, क्या होगा, तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अब कोणीय वेग क्या होता है, अब देखिए ये कोणीय वेग यहाँ से हो गया, यानी कोणीय वेग होता है कि ओमेगा बराबर डेल्टा बटे टी। डेल्टा क्या हो गया कि कोणीय संवेग टी समय में तय की गई दूरी है ना, ये होगा रेखीय। जब ये रेखा पर करेगा तो रेखीय संवेग हो जाएगा, रेखीय वेग हो जाएगा, यानी एक सरल रेखा में करेगा। और ये जब कोण के रूप में करेगा, यही थीटा कोण बनाया ना यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, जैसे ये आएगा जो कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा था, जब इस पर द्रव्यमान आएगा तो थोड़ा सा तो अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोणीय वेग समझ गए ना। ये देखिए ये हो गया ये हो गया घूर्णन करता हुआ, एक हो गया यहाँ से यहाँ, ये हो गया यहाँ, हो गया ये हो गया, ये हो गया डेल्टा टी हो गया, और यही डेल्टा एस भी हो जाता है। अगर रेखीय वेग देखें तो यहाँ पर डेल्टा थीटा बनाया, ये कोणीय वेग बनाया, तो ये ओमेगा बराबर डेल्टा बटे ये थीटा बटे टी हो जाएगा, तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर क्या होगा। अब देखिए मान लेते कोई वस्तु है, अब ये वस्तु है, पिंड है। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग, इसका द्रव्यमान m है, अब वेग e है, वस्तु चल रहा है, अब उसका वेग को दुगना कर दिया जाए। मान लेते हैं वस्तु का वेग क्या हो गया, द्रव्यमान m था, अब वेग 2v हो गया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv² हो गया। अब यहाँ पर हाफ mv², अब यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया mv, अब इसको v को दोगुना कर दिए तो 4v² हो जाएगा। अब ले लीजिए 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन ले लिए तो 1/2 mv² हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो गया, यह mv² है ना गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का यह 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37 में, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्या होता है। अभी ऊपर देखिए चर्चा किए थे जिसमें द्रव्यमान हमने क्या बताया था, द्रव्यमान के बारे में बोला था कि द्रव्यमान पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। अर्थात द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु के वजन का पता चलता है ना। तो उसे हम लोग अब यहाँ पे समझते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में कितना वजन है अर्थात द्रव्य है वो अच्छी बताता है कि किसी वस्तु में कितना द्रव्य है, जबकि भार क्या होता है, भार किसी वस्तु पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे ये भार हो गया, इस वस्तु पर लगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, भार m हो गया, mg है, यानी उस लगा जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम है वह बताता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु का भार अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान उसका हमेशा समान होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कितना द्रव्य यानी कितना वजन है वो चीज़ होता है। द्रव्यमान हमेशा समान होता है। भार जो होता है किसी वस्तु पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं होता है, द्रव्यमान स्थिर होता है, भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 में, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह क्या है। कह रहा है कि कोई भी वस्तु जब गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस वस्तु का बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह क्रिया क्या है। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। कह रहा है जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था के परिवर्तन ना कर दे, और इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदान करती है, इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो वह हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या था, हमने देखा कि जो वस्तु विराम अवस्था में वह विराम अवस्था में ही रहेगी और जो गति है वह गति में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 में, किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा, शून्य होगा। आइए समझते हैं इसको। मान लेते हैं कोई पिंड है, ठीक है,
ये पिंड हो गया। अब इस पिंड पर एक बल F1 लगाया जा रहा है और इधर से दूसरा बल F2 लगाया जा रहा है। अब का असंतुलित बल है ना, मान लेते हैं F2 ज़्यादा है F1 से, तो जैसे ही ज़्यादा तो असंतुलित है, यानी F2 नॉट इक्वल टू F1, असंतुलित बल है, दोनों बल बराबर नहीं है। तो बताइए जब F2 बल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, पिंड किधर घसकेगा, F2 पिंड को घसकाएगा, यानी पिंड इधर घिसकेगा जब F2 का मान रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यह जो पिंड हो जाएगा इस पिंड में वेग आ जाएगा। तो अब बताइए जो त्वरण होगा, त्वरण तो शून्य अथवा अशून्य तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें क्या हो गया, गति करने लगा समान के कारण, जिधर क्या था F2 की तरफ बल ज़्यादा था तो F1 की तरफ यह क्या होने लगा, यह पिंड घसकने लगा। तो यह शून्य तो कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही हो गया। अब है बल के अनुकर्मानुपाती होगा कि बल के विद्युत। अनुकर्मानुपाती का अर्थ होता है समानुपात, आप कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ऐसा नहीं व्युत्क्रमानुपाती अनुकर्मानुपाती पे दिमागी नहीं काम कर रहा है। तो सोचना है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अपोजिट और अनुकर्मानुपाती का मतलब समानुपात, यानी वह बढ़ेगा तो वह भी बढ़ेगा। तो बताइए बल के क्या होगा, वह बल के अनुकर्मानुपाती समानुपाती होगा, जिधर बल ज़्यादा होगा उधर घसकेगा। F2 का बल ज़्यादा है तो इधर की ओर क्या होगा, खसकेगा पिंड। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 40 में कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध का बल क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, अपोजिट एवं इक्वल इफेक्ट होता है। तो अब इसका क्या होता है, तो वही करा। तीसरे नियम में क्या है, परिणाम का बाहर होना हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, तो वह क्या हो सकता है, ऐसा थोड़े कि एक ही वस्तु पर लगा हो सकता है, प्रतिक्रिया को भिन्न भिन्न वस्तु पर भी हो सकता है। तो भिन्न भिन्न वस्तु पर भी लगे हो सकते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। इस न्यूटन के थर्ड लॉ से आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से बंदूक से जब गोली छूटता है तो किस प्रकार से बंदूक जब छूटता है तो वह पीछे की ओर झटका देता है। उसके बाद जो नाव चलाते हैं तो किस प्रकार से न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा ही, चप्पू के द्वारा जब नाव चलता है तो आगे बढ़ता है। फिर रॉकेट और वायुयान का गति न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा लगता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 41 में कह रहा प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया क्या होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा था कि तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में क्या है। ऑप्शन था हमेशा एक ही वस्तु पर लगे बल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही वस्तु पर लगे बल होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे बल भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए, है ना। जैसे कोई स्केचिंग करता हुआ 2 खिलाड़ी हो गया तो भिन्न भिन्न वस्तु हो गया, यह भी इधर से समान बल लगा रहा है, इधर भी समान बल लगा रहा है, जो कम बल लगाएगा वो गिर जाएगा। तो भिन्न भिन्न वस्तु है, समान बल हो गया। जैसे कोई चीज़ को आप क्या किए, धक्का मारे, दीवार को आप धक्का मारे तो समान उस पर लगा, वह भी इसके कारण वह भी आपको जितना तेज़ी से आप जाते हैं उतना तेज़ी से उधर भी रिटर्न होता है, इसके कारण चोट महसूस होता है। तो वही करा। और प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया क्या होती है, न्यूटन के गति का विषयक नियम होता है, न्यूटन के विषयक द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया में न्यूटन के गति का तृतीय नियम थर्ड लॉ होता है। उसके 2 में देखिएगा, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति, अभी हम लोगों ने देखा न्यूटन के तृतीय गति के नियम, क्योंकि आप जल में जैसे ही तैरते हैं तो जितना तेज़ी से आप जल पर पीछे की ओर ढकेलते हैं तो जल भी आपको क्या करता है, उसके बराबर आगे की ओर ढकेलता है, जिसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब आप बल लगाते हैं तो जो जिस कण पर बल लगता है वह कण भी आप पर बल लगाता है, जिसके कारण वह तैर पाता है। नेक्स्ट देखिएगा 43 में, किसी पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता, यह कथन किसका है। अब समझिए इसको ध्यान से, क्या है 43 में कह रहा है कि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में होती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। अर्थात जो वस्तु विराम अवस्था में वह विराम अवस्था में रहेगी, जो वस्तु गति में है वह गति में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता। तो यह न्यूटन का नियम है। बल का परिभाषा आता है। अब देखिए बल का परिभाषा किससे द्वारा परिभाषित होता है, न्यूटन के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, चौथे नियम से। अब आप बताइए किस नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गति के पहले नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है। गति का ये पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर क्या करती है, एक जड़ता प्रदान करती है,
यानी मजबूती प्रदान करती है, और इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बल की परिभाषा किससे आती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। ऑप्शन में कह रहा है 45 में, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। अब बताइए, अभी हम लोगों ने देखा था कि विरोध कब करता है? जब कोई वस्तु सीधी रेखा में हो या विराम में हो। तो क्योंकि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है कि जब तक उसका पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दे। जैसे आप अगर मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो आप विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन एकाएक जब मोटरसाइकिल आगे बढ़ता है तब पीछे की ओर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं, झटका आता है। तो वह वही जड़ता प्रदान करता है। तो वह वस्तु क्या होता है? तो वह वस्तु अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदान करती है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम हो जाएगा, वही उसका विरोध करती है। नेक्स्ट 46 में देखिएगा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम। क्यों जड़त्व का नियम कहते हैं? हमने देखा कि वस्तु जो होती है क्या होती है? अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो वस्तु गति या विराम में होती है वो अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो वह वस्तु क्या होती है? अपनी स्थिति को लेकर एक जड़ता प्रदान करती है, और इसी के कारण न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के कारण, घोड़े द्वारा पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। आइए इसे हम लोग समझते हैं पहले। अब क्या होता, मान लेते हैं गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, एक घोड़ा है ना, मतलब हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, पूरा हमारे चित्र पर नहीं जाइएगा। ये घोड़ा हो गया और ये बैलगाड़ी को खींच रहा है, ये बैलगाड़ी हो गया। अब आप बताइए, एक मिनट, ये यहाँ पर हम घोड़ा बनाए है ना, 4 पैर इसके हो गए, और ये हो गया काट हो गया। अब क्या होगा? जब क्या होगा? घोड़ा होगा जब ज़मीन पर आगे की ओर बल लगाएगा, यानी बल लगा रहा है ये आगे की ओर, है ना, तब ये क्या हो, सॉरी आगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये से देखिए, ये घोड़ा हो गया है ना। घोड़ा जब क्या होगा, यह पीछे काट गाड़ी है, तो जब आगे इसको खींचेगा तो वह क्या होगा? घोड़ा पीछे की ओर बल लगाएगा पृथ्वी पर। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करेगी? आगे की ओर उस पर बल लगाएगी। तो इसी आगे के बल लगाने के कारण वह आगे की ओर बढ़ेगा और बैलगाड़ी आगे बढ़ेगा। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वह आगे बढ़ता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि अब इसका आंसर पृथ्वी द्वारा हो जाएगा घोड़े पर, क्योंकि जब पृथ्वी नहीं लगाएगा, अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ, अब प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया नहीं करेगा तब घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, वो तो पीछे की ओर लगा ही रहा है तो पीछे आ जाएगा ना। लेकिन पृथ्वी भी उस पर क्या लगाता है? बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करने के कारण वह आगे की ओर बल लगाने के कारण घोड़ा गाड़ी क्या करता है? गाड़ी को खींच लेता है घोड़ा। नेक्स्ट देखिएगा 48 में, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया? वह कारण क्या होता है? जड़त्व के कारण। हमने अभी बताया ना कि जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। अर्थात जो वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जो गति है गति में। इस प्रकार वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदान करती है और उसी के कारण वो उसका विरोध करती है। तो न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आइए समझते हैं। रॉकेट देखिए, मान लेते हैं ये रॉकेट हो गया, ये रॉकेट है, पीछे से ईंधन निकल रहा है ना। अब क्या होता है, जब रॉकेट निकलता है, जब इसके ईंधन निकलता है तो इसमें वेग होता है और मास होता है। हालांकि जो मास बहुत कम होता है लेकिन वेग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, इस ईंधन में एक संवेग उत्पन्न होता है। जब ईंधन जलता है और तेजी की ओर पीछे से निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि मास और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। और यह संवेग क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। तो उस तरह से पृथ्वी यहाँ पर ऐसे इस तरह से होता है ना रॉकेट, तो पृथ्वी भी समान क्या होता है, पृथ्वी भी इस पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार वह भी बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है। जितना मात्रा में यह संवेग पृथ्वी की ओर लगाता है, फोर्स लगाता है संवेग, वही मात्रा में क्या करता है, पृथ्वी भी इसको और
क्या करता है, बल लगाता है, संवेग लगाता है, जिसके कारण यह गति को प्रदान कर रहा था। जब यह गति प्रदान कर लेता है तो ईंधन उड़ने से पहले रॉकेट का जो गति होता है, ईंधन का गति m भी होता है, और उड़ने के बाद ये तो इसमें ईंधन होता है ना, इसका मास m होता है और वेग भी हो जाता है, m भी, बड़ी m भी, तो वह आगे की ओर गति प्रदान कर लेता है। और वह क्या होता है, जैसे जैसे ईंधन, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चला जाता है, ईंधन भी कम होता जाता है और द्रव्यमान भी उसका कम होता जाता है, जिसके कारण वह स्पीड और भी तेज हो जाता है, और वह क्या होता है, ऊपर चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये होगा, अगर ऑप्शंस में रहता कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो वह भी होता, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे हो गया, संवेग, देखिए संवेग संरक्षण क्या हो गया, संवेग संरक्षण वह हुआ कि जिसमें संवेग क्या हो गया, मास एवं वेग के गुणनफल को, और संरक्षण क्या हो गया कि वह क्या होता है, जब तक कोई इस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता तो वह संरक्षण होता है, संवेग, वही उसी के लिए संवेग को संरक्षण कहा गया। देखिए अर्थ से ही पता चल रहा है, संवेग मास एवं वेग के गुणनफल को संरक्षण, जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता तो वह संरक्षित रहता है। जैसे जब दो बॉल को टकराते हैं तो टकराने से पहले उसका वेग वही होता है, टकराने के बाद भी वही रहता है, स्थानांतरित होता है। और दूसरी भाषा में समझिए संवेग संरक्षण, जब एक गतिशील वस्तु है, जब एक भारी वस्तु है, एक दूसरे उससे हल्की वस्तु है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है, यह वेग से आया तो इस वेग को क्या करेगा, जैसे ही गतिशील वस्तु वेग से आएगा तो इस वस्तु को क्या करेगा, ढकेल देगा। यह वस्तु का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका संवेग इसमें ट्रांसफर हो जाता है और वह आगे की ओर गतिशील हो जाता है। अगर ये होगा, ये दूर तक हो जाएगा, दो गतिशील करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। अब मान लेते दो समान द्रव्यमान का वस्तु है, अब इधर से ये वेग आया, वेग के साथ आया, यह यहाँ पर अस्थिर है, इसका द्रव्यमान वेग है, दोनों क्या है, समान है, तो यह वस्तु जब इससे टकराएगा तो इसका संवेग इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो वही होता है संवेग संरक्षण होता है, यानी वो एक से दूसरे में हस्तांतरित हो जाता है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे, तब तक वह संरक्षित होता है। तो अब यह भारी वस्तु रुक जाएगा और इसमें संवेग आ जाएगा, इसमें गति हो जाएगा, ये भी गति पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन जब ये हल्का वस्तु है तो दोनों में गतिशील रहेगा, क्योंकि ये हल्का वेग पाकर ही संवेग में आ गया, यह पूरे को ट्रांसफर नहीं कर पाया। तो वही होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो रॉकेट में भी ठीक उसी प्रकार होता है। यह संवेग क्या होता है, इस पर कोई बाहरी बल तो काम करता है नहीं, हमने क्या देखा है, बिना कोई बाहरी बल का जो संवेग जो होता है उसमें परिवर्तन, वह संरक्षण होता है। तो यह जो संवेग इसमें आ गया तो वह क्या होता है, वह तब तक बना रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगेगा। तो यम एवं भी क्या हो जाता है, वह आगे की ओर गतिशील करता रहता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत तथा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ऑप्शन में कभी संवेग संरक्षण रहेगा और आपको एक रेखीय संवेग भी देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण सिद्धांत समझ लिए, क्या होता है कि जो संवेग होता है वह संरक्षण होता है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता तब तक वो संरक्षित रहता है। जिस तरह से हम लोगों ने दो वस्तु को लेकर देखा कि जब दो समान द्रव्यमान की वस्तु होता है, एक वस्तु गतिशील करता हुआ दूसरा वस्तु को टक्कर मारता है तो यह वस्तु रुक जाता है और इसका संवेग जो होता है यह इसमें ट्रांसफर हो जाता है और वह गतिशील हो जाता है कुछ दूरी तक। और जब कम द्रव्यमान का रहता है तो वह काफ़ी तेज़ी से गतिशील हो जाता है, क्योंकि कुछ संवेग उसमें ट्रांसफर होता है। उसका दूसरा भी उदाहरण है, मान लेते कोई कार को आप दीवार में ठोक दीजिए तो कार तो रुक जाएगा, लेकिन दीवार क्या हो जाएगा, जो उसका संवेग रहेगा वह उसमें ट्रांसफर उसके अणु में चल जाता है, कंपन करता हुआ या तो ढह जाएगा या तो गिर जाएगा, ये होता है। तो वह संरक्षित होता है। तो इसलिए और जब वह रॉकेट क्या होता है, वह एक रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए इसको रेखीय संवेग संरक्षण भी सिद्धांत करते हैं। तो ऑप्शन में रेखीय संवेग संरक्षण आ जाए, संवेग संरक्षण आ जाए, या न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ भी क्या किया, वह जो संवेग उत्पन्न किया और फिर वह पृथ्वी की ओर क्या किया, बल लगाया, तो पृथ्वी भी उसकी ओर बल लगाया, जिसके कारण रॉकेट ऊपर उड़ गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। इसमें तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ही नहीं, ना ही रेखीय संवेग है, तो न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा, क्यों होगा, एकाएक चलेगा तो क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा, अगर आप बाइक पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एकाएक बाइक को आगे बढ़ाएगा तो आप पीछे की ओर गिरने लगेंगे। कारण क्या होता है, जड़त्व का नियम। तो वही होता है, एकाएक चलना अगर आरंभ कर दे तो आपको गिरने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु क्या होता है, अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदान करता है। क्योंकि जब कोई वस्तु गति या विराम में होती है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। नेक्स्ट 51 में देखिए, क्रिकेट की खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है। तो वह क्या करता है, वह संवेग परिवर्तन को क्या करता है, अचानक संवेग परिवर्तन में संवेग में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अब बताइए, जब जैसे ही बॉल आ रहा है तो उसमें संवेग होता है, मास भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, तो इस वेग होता है उसमें अचानक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब खिलाड़ी कैच करता है तो वह समय का मान को बढ़ाता है। समय का मान को बढ़ाता इसलिए ताकि उस पर क्या हो सके, फोर्स कम लग सके। जब फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ कम लगेगा। अगर आप कैच को डायरेक्ट
पीछे हाथ नहीं करेंगे तो जब उस पर जो संवेग लगेगा, संवेग से बॉल आएगा, वह फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो छिटक जाएगा, बॉल गिर जाएगा। लेकिन जब समय का मान बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो क्या होता है, ऐसे भी संवेग जो होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग आवेग बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हम लोगों ने क्या देखा था, एफ फोर्स इंटू टी होगा, है ना। तो यहाँ पर फोर्स का मान क्या करेंगे, आई इंटू टी, यानी टी का मान जब बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो आवेग होगा उसमें फोर्स में कमी आएगा, है ना। जब समय का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, बल है जो घटेगा, और जब बल घटेगा तब क्या होगा कि वह बॉल कैच छूटने की आशंका नहीं रहेगी और अच्छे से क्या होगा, बॉल को पकड़ा जाएगा। तो इस ऑप्शन में तो ऐसा कुछ उतना टेक्निकल भाषा नहीं है, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं, यानी समय का मान को बढ़ाते हैं, समय को मान को बढ़ाते हैं ताकि फोर्स क्या हो सके, कम लग सके। अब जब जैसे ही फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगने के कारण वह बॉल छिटकेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम लोग किसी अगले क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।